हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है थकान। 15 घंटे का थकान भरा सफ़र कर बरखा अपने छोटे भाई राजन की शादी अटेंड कर 10 दिन बाद आज ही घर आई थी। अपने 3 साल के बेटे रवि को सोफे पर बिठाकर अभी वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि देवकी जी ने उससे कहा, बहू अब फटाफट से खाना बना ले, तेरी दोनों ननदें ससुराल से आज ही आ रही हैं। तो जो भी बनाना उनकी पसंद का बनाना। मैंने ज़रूरत का सारा सामान भी मंगवा कर रख दिया है। अपने कमरे की तरफ जाती हुई बरखा के पैर तो वहीं ठिठक गए। मन ही मन सोचने लगी कि ननदों को भी पता था कि मैं 15 घंटे का सफ़र तय करके थकी हारी घर आऊँगी, फिर आज आने की क्या सूझी, जबकि दोनों यहीं पास में ही रहती हैं और हर रविवार को यहाँ आ जाती हैं। इतने में बाहर ऑटो वाले को पैसे देकर उसका पति विनोद भी अंदर आया और आकर सोफे पर पसर गया। उसे देखकर देवकी जी बोली, अरे मेरा बेटा थक गया क्या? बहुत दूर है तेरा ससुराल तो। पता नहीं समधी समधन को क्या सूझी जो तेरी शादी के बाद इतनी दूर जाकर शिफ्ट हो गए। अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी दूर तेरा ससुराल कभी ना करती। अब माँ, इसमें हमारे बस की बात थोड़ी ना है। जहाँ पर बच्चों का काम होगा माता पिता वहाँ अपने आप ही शिफ्ट हो जाते हैं। फिर मम्मी जी पापा जी अकेले भी क्या क्या करते यहाँ पर। विनोद ने अपने सास ससुर का पक्ष रखते हुए कहा। देवकी जी मुँह बनाती हुई बरखा की तरफ देख कर बोली, अब खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा फटाफट से चाय बना कर ले आ। देख नहीं रही कि ये कितना थक गया है? देवकी जी की बात सुनकर विनोद हंसते हुए बोला, अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी ना थका हूँ, वो भी तो थकी है। वो भी मेरे साथ ही तो आई है, तो इतनी दूर से ट्रेन में बैठी बैठी तो आई है। कौन सा ट्रेन में कोई काम कर रही थी जो थक गई? देवकी जी चिढ़ती हुई बोली। बरखा ने अपने लगेज की तरफ देखा तो विनोद ने कहा, तुम जाओ और चाय बना लो, तब तक मैं ये सारे बैग उठाकर कमरे में रख देता हूँ। उसकी बात सुनकर बरखा तो रसोई में चली गई। पीछे से विनोद उठकर बैग उठाकर कमरे में रखने लगा तो देवकी जी बोली, अरे थोड़ा आराम कर ले, अभी अभी थका हुआ तो आया है। बैग उठाकर वो नहीं रख सकती क्या? जो उसका काम तू कर रहा है। माँ, उसमें उसका काम और मेरा काम क्या है? इसमें मेरा भी तो सामान है। अगर मैं रख दूंगा तो काम जल्दी से ही फ्री होगा। फिर सोच रहा हूँ कि बाहर से ही कुछ मंगा लेता हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब बरखा भी थक गई होगी तो क्या खाना बनाएगी? खाना क्यों मंगा रहा है? अभी तेरी दोनों बहनें मीना और गीता भी तो आ रही हैं यहाँ पर, उन्हें क्या बाहर का खाना खिलाएगा? देवकी जी की बात सुनते ही विनोद जहाँ था वहीं रुक गया। क्या मीना दी और गीता दी आ रही हैं? आज अचानक कैसे आ रही हैं? अब तुझे देखे हुए काफ़ी दिन हो गए थे तो इसलिए आ रही हैं। वो तो उनके बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, छुट्टियां नहीं मिली, नहीं तो बच्चों को भी लेकर ही आती। बहुत दिन तो कहाँ हो गए माँ, अभी 5 दिन पहले यहाँ से गया था, तब तो दोनों ही मुझसे मिलकर गई थी। विनोद ने धीरे से कहा, ये तो उनका प्यार है तेरे लिए, जो तुझसे मिलने आना चाहती है। तो इसलिए बाहर से खाना मत मंगा, चुपचाप बहू को बोल दे कि उनकी पसंद की चीज़ बना दे। मेरी बेटियां कोई बाहर का आया हुआ खाना नहीं खाएंगी। पर माँ, बरखा भी तो थक चुकी है। 15 घंटे का सफ़र कुछ कम नहीं होता है। ऊपर से 3 साल का बेटा है, ट्रेन में कितना परेशान कर दिया उसने। एक बच्चे में ही थक गए तुम लोग। मैं भी तो तुम तीनों को लेकर के जाती थी तुम्हारी ननिहाल। माँ, वो 15 घंटे का रास्ता नहीं था, लेकिन 1 घंटे तो ट्रेन में सफ़र करती ही थी ना। तब तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता था, वो भी 3 3 बच्चों के साथ। माँ, आपने क्या किया वो आप जानो। आपकी सास ने आपके साथ क्या क्या किया आप जानती हो। लेकिन आपके साथ जो हुआ उसे बहू पर थोपना तो गलत है ना। भला उसका बदला बहू से क्यों? तेरे पापा ने तो कभी पलट कर जवाब नहीं दिया तेरी दादी को, जो तू अपनी पत्नी के लिए मेरे सामने हो जाता है। माँ, पापा और मुझ में फ़र्क है। आप हर चीज़ में कंपेयर क्यों करती रहती हो? मीना दी और गीता दी आ रही हैं तो उन्हें भूखा तो वापस नहीं भेजूंगा, लेकिन हाँ,
खाना मैं बाहर से ही मंगा रहा हूँ। बरखा भी थक चुकी है, उसे भी आराम चाहिए। अभी तो काम पर लगा दोगी, फिर बीमार पड़ गई तो 2-3 दिन तक घर का काम खुद करोगी। उससे बेहतर है खाना बाहर से ही मंगा ले, कहकर विनोद ने खाना बाहर से ही आर्डर कर दिया। ये देखकर देवकी जी तिलमिलाकर रह गईं। खैर थोड़ी देर बाद अभी तीनों बैठकर चाय पी ही रहे थे कि मीना और गीता भी आ गईं। उन्हें देखकर अम्मा जी बहुत खुश हुईं। अभी वो लोग बैठकर हाल चाल पूछ ही रही थी कि इतने में डिलीवरी बॉय खाना देने आ गया। विनोद ने जाकर खाना लिया और पेमेंट करके आ गया। ये देखकर मीना और गीता ने देवकी जी की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या बात है, खाना बाहर से क्यों मंगाया है? अरे आजकल की बहुओं को जोर आता है ननदों के लिए खाना बनाने में, इसलिए बाहर से खाना आया है। देवकी जी भी धीरे से बोली, पर यह बात बरखा को सुनाई दे गई, पर वो कुछ ना बोली, बस उठकर रसोई में आ गई, क्योंकि वो जरा सा बोलेगी तो देवकी जी 10 बातें सुनाएंगी। और इस बार तो दो ननदें भी साथ बैठी हुई थी। विनोद और बरखा ने मिलकर खाना निकाला और सब लोग साथ ही खाना खाने बैठ गए। इतने में गीता बोली, कुछ भी कहो बरखा, तुम बड़ी भाग्यवान हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है, पूरे परिवार के साथ बैठकर खा रही हो, वरना हम तो रोटियां बेल बेल कर ही परेशान हो जाते हैं। तुम्हें तो इसके लिए बहुत दान धर्म करने चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम्हें हमारा भाई मिला, जो कम से कम यह तो समझता है कि बीबी थकी हुई है तो बाहर से खाना मंगा लो, वरना हमारे पति तो खाना बनवा ही लेते थे हमसे। मीना भी साथ ही की साथ बोली, पर बरखा मुस्कुरा कर रह गई। अरे वो तो मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में हैं, जो बहनें मिलजुल कर काम कर लेती हैं, नहीं तो इतना बड़ा परिवार है, कोई और होती तो बहुत बुरी हालत हो जाती। पर माँ कुछ भी कहो, ये तो इन दोनों की किस्मत इतनी अच्छी है, इनकी सासू माँ बराबर इनके साथ रसोई में लगी रहती हैं खाना बनाने के लिए, और क्या शानदार खाना बनाती हैं। और इनकी दोनों ननदें भी कोई भी काम हो भाग भाग कर काम संभालती हैं। विनोद ने कहा तो देवकी जी तुनकते हुए बोली, क्यों, तेरी बहनों ने क्या तेरी शादी में भाग भाग कर काम नहीं किया था? तो अम्मा मैं कहाँ इनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि उनके परिवार वाले भी काफ़ी मिलजुल कर काम करते हैं। थोड़ी देर खाना खा लेने के बाद सब लोग बैठे तो गीता ने कहा, अरे बरखा, तुम्हें तो बहुत सारी विदाई मिली होगी, आखिर तुम तो इकलौती बहन हो, जरा हमें भी विदाई दिखाओ तो सही। तभी मीना भी बोली, हाँ हाँ, हम तो आज इसीलिए आए हैं कि हम भी तो देखें आखिर हमारी भाभी को अपने मायके से क्या क्या मिला है। जब दोनों ने कहा तो बरखा उन्हें अपने साथ ही कमरे में ले गई। पूरा परिवार वहीं बेडरूम में ही बैठ गया। तब बरखा ने विदाई वाले बैग खोल कर दिखाए। सचमुच बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। अरे वाह, ये तो कितनी शानदार साड़ी है, इस पर तो एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, लगता है हाथों से किया है ना? गीता ने पूछा तो बरखा बोली, हाँ दीदी, ये माँ ने स्पेशली कहकर मेरे लिए बनवाई थी, बहुत महंगी पड़ी पर। अरे तो हाथ की कारीगरी तो वैसे भी महंगी ही पड़ती है, मुझे तो ये साड़ी बहुत ही पसंद आई। बीच में ही मीना भी बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर बरखा मुस्कुरा दी, लेकिन तभी देवकी जी बोली, अरे मीना, तुझे ये साड़ी चाहिए तो तू रख ले, भाभी होने के नाते बरखा तुझे तो दे ही सकती है। देवकी जी की बात सुनते ही बरखा के चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब हो गई। लेकिन विनोद बीच में ही बोल पड़ा, दीदी, आप लोगों को ऐसी साड़ियाँ चाहिए तो मैं बनवा दूंगा। इस बार रक्षाबंधन पर मेरी तरफ से ऐसी ही साड़ियाँ आप दोनों के लिए। अरे क्यों बेवजह खर्चा कर रहा है, जब साड़ी है तो यहीं दे दे। पर माँ, ये साड़ी तो बरखा की मम्मी ने उसे दिलवाई है, इसे हम कैसे ले सकते हैं? गीता ने कहा, हाँ माँ, दीदी सही तो कह रही है। विनोद ने गीता का समर्थन किया, क्यों नहीं ले सकते? भाभी की चीज़ पर तो ननद का भी हक होता है। तेरी दादी तो सीधा हुक्म करती थी देने के लिए, और तेरे पापा तो मेरी चीज़ दिलवा भी देते थे अपनी बहनों को।
और तू पता नहीं कौन सी दुनिया से आया है जो देने से ही इनकार कर देता है। पर एक अच्छे बेटे की तरह तेरे पापा ने कभी इनकार नहीं किया अपनी माँ को और बहनों को। माँ, आपके सामने अच्छा बेटा बनने के चक्कर में मैं अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकता। अभी तो तुम अपने सामने अपनी मनमानी कर लोगी, लेकिन आने वाले वक्त में उनका मायका बंद करवा दोगी। कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ। आज तुम अपनी कौन सी ननद को घर पर बुला लेती हो? सच सच बताओ। विनोद की बात का देवकी जी बुरा मानते हुए बोली, सही बात है, बीबी के सामने बहनों को कौन पूछता है। आज तू मेरे सामने ही ये कह रहा है तो कल को तो पूछेगा भी नहीं अपनी बहन को। माँ, तुम छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। ये छोटी छोटी बातें ही तो होती हैं जो मायका बिगाड़ने का काम करती हैं। वैसे विनोद ने गलत नहीं कहा है। हमें हमारी दोनों बुआ जी से मिले हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। सिर्फ इसी कारण कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुमने उनका मायके का रास्ता बंद कर दिया। अपनी बेटियों को विनोद के पक्ष में बोलता देख कर देवकी जी तो मुंह फुलाकर कमरे से निकल गईं। लेकिन कम से कम मीना और गीता को तो यह बात समझ में आ गई कि अगर भविष्य में अपना मायका सही सलामत रखना है तो कुछ चीज़ों पर नियंत्रण जरूरी है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।